जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमारी एक्सरसाइज है 9.1। ये ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। अब इसमें हमने मुख्तलिफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है कि वन डायमेंशन क्या होती है, टू डायमेंशन क्या होती है और थ्री डायमेंशन क्या होती है। इसी तरह जो लाइंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। और इसी तरह कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे जिनमें से हमने एंगल फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 9.1। इसका देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें, राइट द नेम्स ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हमने डायमेंशन वाले लिखने के ये, अब जैसे मोबाइल फ़ोन है तो ये क्यूबाइड की फॉर्म में है। अब क्यूबाइड क्या होता है? यानी जिसकी हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है वो क्यूबाइड की फॉर्म में होता है। क्या होता है? क्यूबाइड फॉर्म। लेंथ, विड्थ एंड हाइट अगर किसी में आ जाए तो वो क्या होता है? क्यूबाइड फॉर्म होता है। यानी कि इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। इसी तरह हमारे पास अब पार्टी कैप है, तो ये जैसे कौन आइसक्रीम होती है, यानी कि कौन की तरह इसने बनाया है। ये जैसे आपके पास कौन हो गए, ठीक है, तो बन गई। इसी तरह आपके पास फुटबॉल है। अब फुटबॉल सफ़ियर टाइप होता है। इसके बाद हमारे पास डाइस है तो ये क्यूब टाइप है। और इसी तरह टैंक है तो ये सिलेंडर टाइप है। और बाउल है तो ये हेमीस्फीयर टाइप है। अब यहाँ पे हमने इनको शॉर्ट करना है कि वन डायमेंशन कौन सी होती है, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। तो याद रखें, जो हमारे पास 1D होती है, वन डायमेंशन, उसमें हमें एक ही डायमेंशन दी गई होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट में से एक ही डायमेंशन दी गई होती है। जो टू डायमेंशन होती है इसमें हमें लेंथ के साथ विड्थ भी दी जा सकती है, लेंथ के साथ हाइट भी दी जा सकती है। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया हो गया, ये सारे क्या हैं? टू डायमेंशनल। इसी तरह थ्री डायमेंशनल वो होते हैं जिनमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और साथ हाइट या डेप्थ वगैरह, यानी कि हमें तीन डायमेंशनें दी गई हैं, तो वो हमारे पास 3D होगा। अब इसमें देखें, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वन डायमेंशन में हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ पे देखें तो लाइन, ये जो हमारे पास 4 नंबर पे लाइन है तो ये क्या है? वन डायमेंशन। इसी तरह टू डायमेंशनल देखें तो टू डायमेंशनल हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं जी। ये रेक्टेंगल टू डायमेंशनल है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ आ रही है। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में भी लेंथ और विड्थ टू चीज़ें हैं, ये भी हमारे पास आ गया। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें भी लेंथ और हाइट होती है, तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल। अभी थ्री डायमेंशनल बाकी जो रह गई हैं, जैसे कौन है ये थ्री डायमेंशनल हो गया, सिलेंडर थ्री डायमेंशनल हो गया, क्यूब हमारे पास थ्री डायमेंशनल हो गया और क्यूबाइड भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या फाइंड करना है, याद रखें सबसे पहले हमने एज, सरफेस एंड वर्टिसेस, ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एज किसको कहते हैं? जहाँ पे ये हमारे पास जो, जिसको हम साइड कहते हैं, इसको एज भी कहा जाता है। जहाँ पे दो एज हमारे पास मिल रहे होते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वर्टेक्स कहा जाता है। और सरफेस यानी कि जो हमारे पास सामने शक्ल नज़र आती है वो क्या होती है? इसकी सरफेस होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे दो एज मिल रहे हैं, तो ये क्या है? वर्टिसेस हैं। और ये जिसको हम साइड भी ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये हमारे पास सारी क्या होंगी? ये हमारे पास एजेस होंगे। और फेसेस क्या हैं? ये जो हमारे पास शक्ल सामने नज़र आती है ये फेसेस होते हैं। जैसे आपके पास एक लड्डू का दाना होता है, वो क्यूब फॉर्म में होता है। अब उसके ऊपर 6 सरफेसेस होती हैं, 6 उसकी फेस होती हैं।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। ठीक हो गया। अब हमने हर डायग्राम का बताना है कि उसके अंदर फेसेस कितने हैं, उसकी सरफेसेस क्या हैं। तो इसमें आप देखें, अब सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर के अगर आप देखें तो हमारे पास कितने एज आ रहे हैं, 2 एज आ रहे हैं। ये वाला एज है और एक हमारे पास यहाँ पे ये 2 एज आ रहे हैं। इसी तरह इसकी सरफेसेस इसकी देखें तो ये हमारे पास 1 2 एंड 3 इसकी सरफेसेस आ रही हैं। वर्टेक्स यानी कि जहाँ पे दो एजेस इकट्ठे हो रहे हो, तो दो एजेस क्योंकि हैं ही मुख्तलिफ जगहों पे, तो दोनों एजेस जो है वो इस तरह करके कहीं पे भी नहीं आ रहे, जिसको हम वर्टेक्स का नाम दें। इसी तरह आप क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड की फॉर्म है। क्यूबाइड को अगर देखें तो इसके हमारे पास कितने एजेस बन रहे हैं, 12 एजेस बन रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 8 हमें नज़र आ रहे हैं। ये 8 इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। ठीक हो गया। अब इन 8 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये साइड पे भी हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, तो ये 4 इसके क्या हो गए, एज हो गए। इसी तरह ऊपर भी देखें तो ये हमारे पास 4 और 2 6 आ गए, और नीचे देखें 2 इधर आ गए 8, और 4 इस साइड पे 8 और 4 12, तो ये 12 हमारे पास क्या आ गए, एज आ गए। सरफेसेस इसकी कितनी होंगी, 6 होंगी। इसी तरह हमारे पास क्यूब है। अब आप क्यूब को देखें तो क्यूब के भी हमारे पास जो एज हैं, यानी कि जो साइड्स हैं, वो अगर आप देखें तो ये 4 एंड 4 8, और 2 इस साइड पे 10 और 2 इस साइड पे 10 12 हो गई टोटल। इसी तरह इसकी सरफेसेस भी 6 हो गई, और इसके जो वर्टेक्स हैं वो अगर आप देखें तो ये जो कोने हमारे पास 4 ऊपर और 4 नीचे, ये टोटल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। इसी तरह कौन है। अब कौन की डायग्राम देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको इसका सरफेसेस की कितनी है, 2 नज़र आ रही हैं, और इसका जो वर्टेक्स है वो भी एक ही है, और इसका जो एज होगा वो भी कितने होंगे, एक ही होगा इसका। इसके बाद हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके जो एजेस हैं, एजेस इसके कितने आ रहे हैं, एक ही एजेस आ रहा है। सरफेसेस की देखें तो सरफेसेस कितनी बन रही हैं, 2 बन रही हैं, एक ये वाली सरफेस है और एक ये सरफेस है। और वर्टेक्स आप देखें तो इसका एज कहीं पे भी आपस में मिल नहीं रहा, क्योंकि एज है ये, तो इसके वर्टेक्स कितने आ गए, 0 आ गए। अब इसी तरह अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2 एक्सरसाइज है। अब जो 9.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है लाइंस को। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऐसी 2 लाइंस जो आपस में कहीं पे भी नहीं मिलती, जा रही हैं जहाँ पे भी इनको लेके जाएं लेकिन वो आपस में मिलती नहीं हैं, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी, जो आपस में जुड़ गई हैं, यानी कि जो आपस में एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इनको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये इस मकाम पे आपस में मिल जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इसके बाद हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन होती इंटरसेक्टिंग ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। जैसे ये हमारे पास नज़र आपको आ रहा होगा, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ये हमारे पास, अब हमने यहाँ से बताना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग कौन सी हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब हमारे पास है पैरेलल लाइंस। आप अगर देखें तो हमारे पास पहले पैरेलल लाइंस आ रही है, पी क्यू एंड आर एस आपस में पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरह अब जो दूसरी आपका डायग्राम है, तो यहाँ पे ये देखें दोनों आपस में क्या हो गई हैं, इंटरसेक्ट हो गई हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गए। इसी तरह जो थर्ड देखें वो भी इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई है, एल एम एंड एन ओ है। और इसी तरह हमारे पास 4 वाली पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये आपस में नहीं मिल रही। इसी तरह 5th वाली जो है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन जो है वो होती इंटरसेक्टिंग ही हैं,
लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 90 के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन। इसके बाद 6 वाला देखें तो 6 में भी हमारे पास ये ज़ाहिरी तौर पे तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपस में मिल रही है। इसी तरह आप आगे देखें, अब आपके पास अहम जो चीज़ है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपने याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये जो एफ़ शेप होता है, एफ़ शेप बना रहा होता है, यानी कि एक यहाँ पे एंगल है तो दूसरा यहाँ पे एंगल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं कि जो एक शेप में जिस जगह पे एंगल है, दूसरी शेप में उसी जगह पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। आप यहाँ पे देख लें, ये अगर यहाँ पे है तो इसका करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू इधर होगा। इसी तरह यहाँ पे पहली डायग्राम में जो ऊपर है तो दूसरी डायग्राम में भी उसी जगह पे जो एंगल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे एंगल है तो दूसरी शक्ल में इसी जगह पे जो है, यहाँ पे जैसे आप देख लें यहाँ पे है तो दूसरी शक्ल में इसी जगह पे जो एंगल आ रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी तरह अब आप देखें अल्टरनेट एंगल है हमारे पास। अब अल्टरनेट एंगल की हमने याद रखनी है। अल्टरनेट एंगल कैसा होता है, जी शेप में होता है। तो ये हमारे पास अगर हम जी शेप बनाएं तो जी शेप जो हमारे पास बनेगी, अब इसमें ये वाले जो एंगल हैं ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे जी, अल्टरनेट एंगल होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है 50 बन रहा है। तो अब एक एंगल ये वाला है, इन दोनों को अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास जी शेप बन रही है, यानी कि एक लाइन है, एक लाइन के एक कोने पे एंगल हो और उसी लाइन के दूसरे कोने पे जो एंगल हो, तो ये भी क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, इसको अगर आप आगे बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ा दें तो ये जी शेप बन जाती है। इसी तरह आप इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल आता है तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है वो भी अल्टरनेट एंगल होता है। क्या मतलब, जैसे हमारे पास ये हमारे पास 50 है तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर आप ढूंढें तो वो यहाँ पे आएगा। अब इस करस्पॉन्डिंग के सामने जो एंगल है ये वाला, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये आपने याद रखना है। जी शेप जो बनती है तो जी शेप किसके ऊपर बनती है, अल्टरनेट एंगल पे बनती है। करस्पॉन्डिंग पे कौन सी शेप बनती है, एफ शेप बन रही होती है। और अल्टरनेट का ये भी है कि जो एक ही लाइन है उसके दो कोनों पे मुखालिफ सिमत पे जो एंगल बनते हैं, एक कोने पे सिमत में बना है और दूसरी इधर बना है, ये वाला जो होगा ये आपके पास क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल हमारे पास वही एंगल होते हैं जो दरमियान में आ रहे होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो डायग्राम के बाहर वाले एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं। अब जैसे ये डायग्राम है, इसके बाहर वाले ये जो एंगल हैं ये क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं। और ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये रेड कलर में आपको नज़र आ रही हैं, ये इंटीरियर एंगल है। अब क्योंकि ये पूरी एक हमारे पास ये डी शेप बन रही है और ये किसके ऊपर बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रही है। तो याद रखें स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब ये बनेगी तो इसका एंगल कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को अगर आप मिला दें हैं तो ये अगर आपस में ऐड अप हो जाए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये 60 है और 120 है तो ये 180 बनेगा। तो ये देखें, ये दोनों जो इंटीरियर और एक्सटीरियर हैं इनको दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये कौन सा बनेगा, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे भी आप देखें ये हमारे पास ये जो बन रहा है तो ये टोटल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अब जैसे अगर ये 67 है तो ये फिर कितना आना चाहिए, 113 आना चाहिए, बिल्कुल ये 113 होगा। इसी तरह ये ट्रायंगल बन रही है तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सबको प्लस करें तो 180 आएगा। अब इधर भी आप देख लें 113 है और ये दोनों अगर आप प्लस करें तो ये आपके पास क्या आएंगे, 40 एंड 27, ये 67 आएगा, ये 67 आएगा और इसमें 113 प्लस करें तो ये 180 आएगा। इसी तरह यहाँ से आपको एक और बात भी समझ आ रही होगी कि ये जो
40 है और 27 है, दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये क्या आ रहा है, 67 आ रहा है। तो यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके बाद हमारे पास इसी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखते हैं। अब देखेंगे फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द इंटरसेक्टिंग। अब हमने अननोन एंगल बताना है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि हमारे पास ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये जैसे ये 30 एंगल है तो इसके अपोजिट ये ए आ रहा है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक इसके अगर आ गया 30 के इक्वल आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और ये वर्टिकली अपोजिट की डायग्राम अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी बनाई गई है सेपरेट करके, क्योंकि ये एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में आमने सामने है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 और एंगल 4 आपस में आमने सामने है, तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। अब देखें ये जो दो एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं ये आपस में इक्वल होंगे, ए हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास बी एंड ए, अगर आप बी एंड ए को देखें तो ये हमारे पास एंगल बी है और ये एंगल ए है। दोनों को अगर आप मिलाएं तो आप देखें कि आपके पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन के एंगल को अगर ऐड करें तो कितना आता है, 180 आता है। इसका मतलब है कि बी एंड ए दोनों को प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बी प्लस 30 इक्वल टू 180 आ गया। तो ये बी हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 30 150 आ गया। इसी तरह अब हमें सी फाइंड करना है, तो आप देखें बी एंड सी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। बी एंड सी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। सी बी अगर हमारे पास 150 है तो सी कितना होगा, 150 होगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। ए जब 30 आ गया, बी हमारे पास 150, सी 150 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एंगल आर और एंगल 120 ये दोनों आपस में क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास आर कितना आ गया, 120 आ गया। इसी तरह अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एंगल है क्यू है, क्यू एंगल इस जगह पे है, क्यू एंगल और 120 एंगल, ये अगर आप आपस में मिलाएं तो ये देखें आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो क्यू एंड 120, तो ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो क्यू प्लस 120 किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 आ गया। अब एंगल पी एंड क्यू आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पे देखें अब आपके पास जो एंगल क्यू है और पी है ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारे पास पी भी 60 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हम क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, एफ शेप में होते हैं। ठीक है जी, तो जो भी एफ शेप में बनेगा, एफ शेप किसकी होती है, याद रखना है एफ शेप में जो एंगल बनते हैं ये किसके होते हैं, करस्पॉन्डिंग के होते हैं। और जो अल्टरनेट के एंगल हैं वो किस शेप में बनते हैं, जी शेप में बनते हैं। ठीक हो गया। और अब आपने करस्पॉन्डिंग एंगल में ये भी बात याद रखनी है कि एक जगह पे जो एंगल है तो दूसरी डायग्राम में उसी जगह पे जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल एक तो याद रखें कि करस्पॉन्डिंग के सामने होगा, और दूसरा ये है कि आप अगर जी शेप बनाएं तो वो जी शेप में आएगा।
और दूसरा ये है कि एक लाइन की एक साइड पे जो एंगल होगा तो दूसरी लाइन के दूसरी साइड पे वो जो एंगल बनेगा तो वो आपस में क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक हो गया। अब जैसे आपके पास ये अल्टरनेट एंगल ए बन रहे नज़र आ रहा है आपको, ये ए है तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल इधर बनेगा, इसके सामने जो आ गया वो क्या आ गया, बी आ गया। इसी तरह अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देखें तो ए अगर इस साइड पे आ रहा है तो बी इस साइड पे आ रहा है। और इसी तरह आप इन लाइंस को अगर आपस में बढ़ा दें तो ये देखें कि ये जी शेप भी बनता है। तो ये 2-3 टेक्निक्स हैं अल्टरनेट एंगल को याद रखने की। अब हम अल्टरनेट एंगल को देखते हैंगे। अब जो हमारे पास पेयर है, एंगल ए है, ए का कौन सा होगा, जी होगा, बी का एच आएगा, सी का ई आएगा, डी का एफ आएगा, एम का आई, एन का जे आएगा, ओ का आल और पी का के आ गया। तो ये आपने काम करना है, खुद भी करना है। इसके बाद अल्टरनेट एंगल हैं, यहाँ पे देखें तो ए का एच आ गया, बी का जी आ गया, सी का एफ आ गया और डी का ई आ गया, एम का आई आ गया। तो यहाँ पे आपने बेशक वीडियो पॉज करके इसके करस्पॉन्डिंग और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल खुद बनाने हैं। बनाने के बाद आपने इनको क्या करना है, चेक कर लेना है। अब अल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल आए हैं, ये आपने देख लेने हैं। बी और एफ बन रहे, सी एंड जी बन रहे, आई एंड ओ। एक्सटीरियर एंगल क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब देखें यहाँ पे अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ये चीज़ देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर इस लाइन को आप आगे लेके आएँ, ये लाइन आगे लेके आएँ तो ये हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, कौन सी शेप बन रही है, एफ शेप बन रही है। और दूसरा इनको देखें तो ये दोनों कौन से हैं, इंटीरियर एंगल भी है। इंटीरियर एंगल जब आपस में प्लस होंगे तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। और याद रखें इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमने सी शेप याद रखनी है। कौन सी शेप याद रखनी है, सी शेप हमने किसके लिए याद रखनी है, इंटीरियर के लिए। और करस्पॉन्डिंग के लिए कौन सी शेप याद रखनी है, एफ करस्पॉन्डिंग के लिए याद रखनी है। और जी शेप किसके लिए याद रखनी है, अल्टरनेट के लिए याद रखनी है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल हमारे पास 100 + x = 180 है। 100 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास 180 - 100 = 80 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हम दोबारा देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जिस जगह पे W है उसी जगह पे दूसरी शेप में जो होता है वो करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे 60 था तो इधर भी क्या होगा, 60 होगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो x + 60 = 180। स्ट्रेट लाइन एंगल हैं, ये प्लस होके 180 बना गए। -60 क्या आ गया, 120 आ गया। अब यहाँ पे देखें अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे इस डायग्राम में 3x है तो इस जगह पे दूसरी डायग्राम में यहाँ पे 3x होना चाहिए। अब ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन का ऐड अप करें तो क्या आएगा, 111 + 3x = 180 आएगा। (180) 3x = 69। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 23 आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास सी शेप बन रही है। सी शेप बनाए तो ये कौन सा आएगा, इंटीरियर एंगल बनेगा। इंटीरियर एंगल को प्लस करें तो 180 बनेगा, यानी कि 6x + 2x = 180 आ जाएगा। 8x = 180, x = 180/8, 90/2, 45। अब यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन, अब हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़े हुए हैं। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जब प्लस करते हैं तो क्या आता है, 180 आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 150 था। अब ये एक्सटीरियर एंगल है और अगर 30 प्लस करें तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पे जैसे 110 है तो ये हमारे पास क्या है 70 है, तो ये हमारे पास क्या बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक हो गया। और इसी तरह आप इस चीज़ को अगर देखें तो इसको अप्रोच करने के मुख्तलिफ हमारे पास मेथड हैं। जैसे हमारे पास ये अगर देखें तो ये ट्रायंगल बन रही है। अब ट्रायंगल के तमाम एंगल को अगर प्लस करें तो क्या आता है 180 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 70 और 30 को प्लस करें 100 आएगा, और फिर एक्स कितना होगा 80 होगा, तभी जाके 180 बनेगा। इसी तरह अब इसकी एक और अप्रोच ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे हमने 70 बनाया है तो ये जी शेप बन रही है, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी 70 होगा। तो ये दोनों क्या होंगे इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे 30 बना है तो ये जी शेप अगर आप बनाएं तो यहाँ पे भी 30 बन रहा है। तो ये हमारे पास अगर ये 70 ये 30 और ये एक्स है, अगर इन तीनों को आप देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है 70 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180। तो यहाँ से भी इसका आंसर 80 आएगा। तो ज्योमेट्री में डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, जो भी अप्रोच आप ज़्यादा सूटेबल कर लगे तो वो आप कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब देखें एक्सटीरियर एंगल वाली वही बात हो गई कि इंटीरियर एंगल जो होता है, हाँ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द टू जो है अल्टर टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक हो गया। और इंटीरियर एंगल भी हमें पता चल गया कि कौन सी डायग्राम में होती हैं। और ये आप अगर याद रखें तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, तीनों को अगर ऐड अप करें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, 180 बनता है। अब हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 में से कौन कौन से 180 माइनस 110 ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जैसे हमने बनाया है ये वाला, क्योंकि टोटल ये 180 होना चाहिए। इसी तरह ये वाला टोटल ये 180 होना चाहिए। 180 में से 150 गया तो 30 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन अगर हमने बनानी है तो ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री एक्स और 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये प्लस करें तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और ये किसकी इक्वल होगा एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखें हमारे पास सिमेट्री आ गई। अब सिमेट्री क्या होती है जिसकी बोथ साइड एग्जैक्टली सेम होती है। ये कौन सी होती है मिरर इमेज होती है, यानी कि आधी डायग्राम के सामने अगर आप मिरर रखें तो मिरर के अंदर जो डायग्राम बन रही होगी तो वो उसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री होगी। अब ये जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस साइड पे जैसी डायग्राम है दूसरी तरफ भी सेम है। यहाँ पे ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये और वर्टिकल सिमेट्री होती है और ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। तो इसकी हमारे पास दो बनी। अब जो स्क्वायर है हमारे पास स्क्वायर के ये डायगोनल सिमेट्रियाँ भी बनती हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी बनती है, तो ये टोटल 4 बनती हैं। इसी तरह ये जो एक्स है तो ये हमारे पास इसकी कितनी बन गई 2 बन गई, एच की कितनी बन गई 2, और इसकी कितनी बन गई हमारे पास 1 बन गई। ठीक हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन को, तो अब आपके पास ये डायग्राम्स हैं। अब जो पहली डायग्राम है इसके आगे अगर आप मिरर रखेंगे तो आपको देखें कैसी डायग्राम नज़र आएगी जी, बिल्कुल इसी तरह डायग्राम नज़र आएगी। अब ये दोनों डायग्राम्स एक जैसी हैं, बात समझ आ गई है। इसी तरह दूसरी डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास हाफ सर्कल है, तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह का सर्कल बनाएंगे तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में देखें तो ये हमारे पास मिरर इमेज इसकी बन गई।
अब फोर्थ डायग्राम देखें तो ये देखें, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ डायग्राम है। जैसी डायग्राम बनी है बिल्कुल इसी तरह हमने बनानी है, और सिक्स में भी आपने मिरर इमेज बनानी है इसकी। तो ये देखें हमारे पास एच बन गया। इसके बाद अब हमने आर्डर निकालने हैं। यहाँ पे देखें, अब ये अगर हमारे पास डायग्राम है तो ये इसकी पहली रोटेशन बनेगी, ये फर्स्ट रोटेशन बन गई। इसी तरह इसको एक दोबारा फिर रोटेट किया, दो रोटेशन बन गई। ये तीसरी रोटेशन पे फिर उसी तरह आ गई, ये दो रोटेशन बन गई, और तीसरी रोटेशन पे फिर अपनी जगह पे आ गई। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा? ऑर्डर 3 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम थी, ये इसका पहली रोटेशन है, यहाँ से ये इधर आ गया। अब इसके बाद दूसरी रोटेशन में ये रोटेट कराया ऊपर चला गया, फिर आगे तीसरी रोटेशन में इधर आ गया, एंड फोर्थ रोटेशन में ये फिर अपनी जगह पे आ गई। ये देख लें, जो पहली डायग्राम है इसके साथ ये मैच कर गई है। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 4 बनेगा। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह आ गया। ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब पहली ये लाइन ऑफ सिमेट्री में, क्योंकि डायग्राम एक जैसी होती हैं, तो इसमें ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन लगाएं, हॉरिजॉन्टली लगाएं, वर्टिकल लगाएं या डायगोनल लगाएं, तो शेप एक जैसी नहीं बन रही, मिरर इमेज नहीं बन रही। इस वजह से इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रही। बाकी के देखते हैं। अब टी की और इनकी एक एक बन गई। अब यहाँ पे देखें तो पी की भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास याद रखिए 3 किस्म की होती है। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, और एक डायगोनल होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास जिसकी दो हमारे पास ड्रा शेप एग्जैक्टली विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, जिसकी 2 सिमेट्री कौन होती है, हमारे पास रेक्टेंगल आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 लाइन वाली। तो ये आप देखें तो हमारे पास ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। कैसे आएंगी? ये हमारे पास साइड है, ये दोनों साइड्स को आपस में हाफ करें तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। इसी तरह ये जो इसकी आमने सामने वाली साइड है, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। और ये जो आमने सामने वाली साइड है, इनको आपस में मिलाएं तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। और 3 हमारे पास डायगोनल वाली सिमेट्री बन गई, एक ये बनती है, और एक ऊपर से ये बनती है, और एक ये बनती है। तो ये इसकी टोटल कितनी बन जाएंगी? ये 6 बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 3 की, तो ये हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये भी हमारे पास वही है। अब हमारे पास आर्डर हमने निकालना है, तो याद रखें तकरीबन जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही उसके आर्डर आते हैं। अब इसके वर्टिसेस अगर आप देखें तो कितने बन रहे हैं?